हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स में पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने डिफ़ाइन किया था रेट लॉ को और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है रिएक्शन की। देखो, आपके पास ऑर्डर क्या होता है किसी भी रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन में आपको बताया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपके पास रेट इक्वल होता है के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई, ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन जो भी दी है रिएक्टेंट्स की, उनकी कुछ ना कुछ पावर होती है एक्स और वाई। और ये एक्स और वाई वैल्यू कैसे पता चलती है? ये पता चलती है एक्सपेरिमेंटली, यानी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस वैल्यू का पता चलता है कि ये एक्स और वाई क्या है। तो आपके पास ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का होता है अगर आपके पास जो भी ये एक्सपेरिमेंटल ये एक्सपोनेंशियल पावर्स जो है ए और बी की जो भी एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं, अगर इनका हम क्या कर दें, सम कर देते हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाता है? ऑर्डर आ जाता है किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, एग्जांपल से बताते हैं। जैसे आपके पास सपोज करें किसी भी रिएक्शन का रेट दिया है के ए रेज टू पावर हाफ बी रेज टू पावर 3/2 और आपको ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का, तो आप किस तरह से निकालेंगे? ऑर्डर इक्वल्स टू, बिल्कुल सीधा तरीका है, 1/2 + 3/2 इक्वल्स टू 4/2, यानी कि 2 मीन्स वो आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास दे दिया किसी भी रिएक्शन का रेट इक्वल है के ए रेज टू पावर 3/2 बी रेज टू पावर -1, ठीक है, और इसका आपको क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। तो वो क्या होगा? 3/2 प्लस में -1 मीन्स 3 - 2 हाफ आ गया। मीन्स वो रिएक्शन क्या हो सकती है? हाफ ऑर्डर रिएक्शन है वो आपके पास। अब आपके पास किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या फिर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे आपके पास ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन आई है। अब जो आपके पास 0 ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती हैं? आपने हर एक रिएक्शन का जो ऑर्डर पढ़ा उसमें आपने क्या पढ़ा कि ऑर्डर का जो भी 0 ऑर्डर रिएक्शन में आप क्या समझते हैं कि जो भी आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, तो वो होती हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन से जो भी आपको एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी है उससे आप क्या कंक्लूड करते हैं? उससे आप ये कंक्लूड करते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में कैरी आउट करेगी या फिर एक से ज़्यादा स्टेप्स में। तो हमारे पास इस तरह से ना 2 तरह की रिएक्शंस बनती हैं। कुछ रिएक्शंस तो ऐसी होंगी जो कि एक ही स्टेप में कैरी आउट करेगी, उस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में कैरी आउट करती हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शंस जो मोर देन 1 स्टेप में, यानी एक से ज़्यादा स्टेप्स में कैरी आउट करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपने समझी? एक तो आपने समझा कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी रिएक्शन का। रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी आपके पास रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की जो भी पार्ट्स होती हैं, अगर उनको हम प्लस कर देते हैं तो ऑर्डर आ जाता है आपके पास, दैट इज़ कॉल्ड टोटल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसी तरह से हम अगर आपके पास कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है तो ईजिली
सिर्फ उसको देख के उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि वो रिएक्शन किस ऑर्डर की है। वो जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो 0, 1, 2, 3 या फ्रैक्शन की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने बताई क्या होती है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। और आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, जो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, वो किस तरह से कैरी आउट कर सकती है, या तो वो सिंगल स्टेप में कैरी आउट कर सकती है या मोर देन वन स्टेप्स में कैरी आउट करेगी। अगर वो एक ही स्टेप में कैरी आउट कर लेती है तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और अगर एक से ज़्यादा स्टेप्स में वो रिएक्शन होती है तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब जो आपका ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स के लिए भी, यानी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शंस के लिए आप ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी की। द रिएक्टिंग स्पीशीज, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब क्या है, वो रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। रिएक्टिंग स्पीशीज इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है डेफिनेशन से, कि ये जो आप मॉलिक्यूलैरिटी कैलकुलेट करते हैं वो किसके केस में कैलकुलेट होती है, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में, यानी ऐसी रिएक्शंस जो कि सिंपल रिएक्शंस होती हैं और जो सिंगल स्टेप में कैरी आउट करती हैं, उन्हीं के केस में आपके पास मॉलिक्यूलैरिटी कैलकुलेट होती है। द रिएक्टिंग स्पीशीज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन must colloid, that must collide simultaneously to carry out a chemical reaction या to take place a chemical reaction। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो भी आपके पास रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे से क्या करने चाहिए, कोलाइड करने चाहिए। ठीक है, यानी एक दूसरे से साइमल्टेनियसली क्या होने चाहिए, टकराने चाहिए। साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब है कि एट द सेम टाइम एक दूसरे के साथ में कोलाइड करने चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको ये जो कोलाइड साइमल्टेनियसली है, ये वर्ड कहाँ से आया है, कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी आपकी क्या कहती है भाई, पार्टिकल्स जो भी होंगे, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, वो क्या करने चाहिए, जब वो कोलाइड करते हैं तो वो साइमल्टेनियसली कोलाइड करनी चाहिए, तभी कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करेगी। तो ऐसे रिएक्टिंग स्पीशीज जो एलिमेंट्री रिएक्शन में कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली, तभी आपकी क्या निकाली जा सकती है, मॉलिक्यूलैरिटी निकाली जा सकती है। अब आपके पास सपोज करें कि आपके पास सिर्फ एक ही स्पीशीज है, क्या है, अमोनियम नाइट्राइट है। अमोनियम नाइट्राइट जब डिकम्पोज होता है, हीट करने पे डिकम्पोज होता है, तो क्या बनाता है, वो N2 बनाता है और H2O बनाता है। ठीक है, N2O बनाता है और H2O बनाता है। इसके बाद में अब आपको पता है ये जो अमोनियम नाइट्राइट है, इसका आपके पास क्या है, सिर्फ एक ही सिंगल मॉलिक्यूल है, NH4NO2। सिंगल स्पीशीज़ है, एक ही स्पीशीज़ है, तो ईजिली ये डिकम्पोज हो जाएगा, किसी और के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए जो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं, जिनके अंदर सिंगल आपके पास में रिएक्टिंग स्पीशीज़ है जो इजीली डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है और मॉलिक्यूलैरिटी हम इनमें कैलकुलेट करते हैं, ये होती है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में सपोज करें कि दो रिएक्टिंग स्पीशीज़ आ गए, दो रिएक्टिंग स्पीशीज़ अगर आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास है जैसे आपके पास है 2HI, जैसे आपके पास 2HI है और वो जब डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है, H2 + I2।
तो यहाँ पे आपके पास HI के कितने रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं? 2 हैं। जब 2 HI और HI एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, तब आपके पास H2 और I2 की फॉर्मेशन होगी और तभी उसकी मॉलिक्युलैरिटी को कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ आपके पास 2 रिएक्टिंग स्पीशीज़ आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो ये किस तरह की रिएक्शन है? ये है बायमॉलिक्यूलर। ठीक है। तीसरी तरह की हो सकती है जिसमें कि एक रिएक्टिंग स्पीशीज़ और आ जाए आपके पास 2NO + O2। 2 तो NO के मॉलिक्यूल हो गए और एक किसका हो गया? O2 का हो गया। जब ये आपस में कोलाइड करके और आपके पास में किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे तो वो आपका क्या होगा? वो आपकी थर्ड टाइप की रिएक्शन होगी जिसे आप नाम देंगे ट्राइमॉलिक्यूलर का। ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस में एक अगर स्पीशीज़ ईजिली डिकम्पोज हो जाता है तो यूनिमॉलिक्यूलर होंगी वो, वहाँ से मॉलिक्युलैरिटी निकालेंगे आप। 2 स्पीशीज़ आपस में कोलाइड करेंगे और फिर आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, तब बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, तब आप मॉलिक्युलैरिटी निकालेंगे। लेकिन मॉलिक्युलैरिटी निकालना उतना ही ईजी होता है जितने कि आपके पास में रिएक्टिंग स्पीशीज़ कम से कम होंगे, क्योंकि आपके पास जितने ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज़ होंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा उनका सेम टाइम पे कोलाइड करना, उतनी ही पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसीलिए जो आप मॉलिक्युलैरिटी कैलकुलेट करते हैं वो ट्राइमॉलिक्यूलर तक ही कैलकुलेट करते हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ इससे ज़्यादा हो जाते हैं, 7, 8, 9, 10 कुछ इस तरह से हो जाते हैं। सपोज़ करो आपको दे दिया 2A + 3B + 4C। इस केस में आपके पास कुछ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है जिसमें कि 3D 2B 6F कुछ बन रहा है आपके पास। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो कि 2, 3, 5 और 4, 9, यानी कि ये 9th ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। तो इस केस में मॉलिक्युलैरिटी कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है। सिंपल आप जो भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं उनके बेस पे आप देख सकते हो कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही मॉलिक्युलैरिटी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आपके पास क्या आता है भाई? किसी भी रिएक्शन के अंदर जो सबसे स्लो स्टेप होता है, जो सबसे स्लो स्टेप होगा जिस रिएक्शन में जिसमें कि इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, वो आपका क्या होता है? स्लोएस्ट स्टेप इज़ नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और इसी स्टेप के बेस पे ही किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इसका मॉलिक्युलैरिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मॉलिक्युलैरिटी जो होगी वो स्लोएस्ट स्टेप के लिए यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए भी उतनी ही होगी और किसी और स्टेप के लिए भी उतनी ही होगी। तो मॉलिक्युलैरिटी सेम रहेगी। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कि ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। देखिए, ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि ऑर्डर जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जिसको एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे ही निकाला जा सकता है, जबकि मॉलिक्युलैरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है जिसको ईजिली आप रिएक्शन को देख के कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि मॉलिक्युलैरिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होती है, जबकि आपका ऑर्डर जो होता है रिएक्शन का वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह की रिएक्शंस के लिए होता है। तीसरी चीज़ अभी मैंने बताई कि ऑर्डर जो होता है रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, जबकि मॉलिक्युलैरिटी जो होती है रिएक्शन की वो हर एक स्टेप के लिए क्या रहती है? सेम रहती है। ये आपके डिफरेंसेस हैं। ठीक है। अपनी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। तो इसलिए कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।